बड़ों की टूथपेस्ट में हमारी एज के हिसाब से फ्लोराइड होता है और बच्चों की टूथपेस्ट में वो थोड़ा होता है। तो अगर कोई बच्चा बड़ों वाली टूथपेस्ट स्टार्ट करेगा तो उसको तो वो फ्लोराइड ज़्यादा हो जाएगा, वो इंजेस्ट भी ज़्यादा कर रहा है, सो उसकी अपनी एक टॉक्सिसिटी स्टार्ट हो जाती है। रात में सोते हुए दूध पीता था बॉटल में, वो दूध पूरी रात लगा रहा और वो करते-करते कैविटी इतनी हो गई कि उसके दाँत पूरे के पूरे खत्म हो गए, भुर गए जिसे ये लोग एक लेमैन लैंग्वेज में कहते हैं, भुर गए। अपनी जान छूट जाती है माँ-बाप की, मैं ये नहीं कह रही। मैं खुद एक मदर हूँ, आई नो दैट। हमारे बड़ों में कभी ब्रेसेस लगे भी नहीं थे इतने, उनके दांत फिर भी कंपैरेटिवली सीधे थे। फिर हम लोग की जनरेशन है जिसमें थोड़े बहुत हो गए। अब जो जनरेशन आ रही है ना, उन सबके दांत खराब है। दिस इज एवोल्यूशन। नहीं, 10 मर्तबा नहीं, 10 दफा 10 चीजें खिलाए, एक दफा सिर्फ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका होस्ट कफ़ील रहमान हेल्थ कास्ट की एक नई एपिसोड के साथ एक मरतबा फिर हाज़िर हूँ। आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर अनम रज़ा फ्रॉम लाहौर। उनसे जानेंगे बच्चों के दांतों के इश्यूज़ के बारे में। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहिबा। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक-ठाक, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। सबसे पहले आप अपना तारुफ़ करवा दें हमारे ऑडियंस के जी लिए। जी। अ, मैं डॉक्टर अनम रज़ा हूँ और आई हैव बीन प्रैक्टिसिंग डेंटिस्ट्री फॉर द लास्ट 13 इयर्स। मैंने जनरल डेंटिस्ट्री की है, आई हैव डन इम्प्लांट्स कोर्स, सी इम्प्लांट, और अब मैंने अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन इन ब्रेसेस वाला जो है स्पेशलिटी उसमें ख़त्म की है। दैट्स नाइस। जैसे आपने अपनी स्पेशलाइजेशन के बारे में बताया तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि पहले तो ये टर्म डिफाइन कर दें कि ऑर्थोडोंटिस्ट, ऑर्थोडोंटिक्स या ऑर्थोडोंटिस्ट ये है क्या टर्म? अच्छा, ऑर्थोडोंटिक्स जो होता है बेसिकली लेमैन टर्म में अगर हम बात करें तो ये होता है टेढ़े दांतों को सीधा करना। आपने देखे आजकल के बच्चों के बहुत ज़्यादा दाँत टेढ़े हैं, आगे-पीछे हैं, एस्थेटिक बहुत ज़्यादा उससे ख़राब हो जाती है। तो जब हम टेढ़े दाँतों को सीधा करते हैं, एक वो हमारी फ़ील्ड, और जबड़े को, अपर लोअर जॉ की जो उसकी प्रोपोर्शन है या उसको सीधा करने को, वो भी हमारी फ़ील्ड में आता है। तो दैट इज़ ऑल्सो पार्ट ऑफ ऑर्थोडोंटिक्स। सही। डॉक्टर अनुम रज़ा प्लीज़ ये बता दें, जैसे मैंने शुरू में कहा कि आज हम बच्चों के दांतों के इलाज के बारे जी। में बात करेंगे, तो मुझे प्लीज़ ये बता दें कि जो टूथब्रश है वो बच्चों के लिए कब रेकमेंड करवाना चाहिए? आया कि वो दूध के दांत गिरने के बाद या गिरने से पहले आप उसके टूथब्रश रेकमेंड कर सकते हैं? आइडियली तो कफील इट शुड बी स्टार्टेड द मोमेंट द टूथ इरप्ट्स इन द माउथ। जैसे दांत बच्चे के मुंह में आया, आपने उसको स्टार्ट करवा देना ब्रशिंग। बच्चे की हैबिट डेवलप करनी होती है, उसमें भी आसान होता है। लेकिन जब हम पेशेंट को रिकमेंड करते हैं, जैसे छोटे छोटे पहले दांत निकलते हैं, तो गॉज पकड़ के आप सिंपली उसको ब्रश करें या क्लीन कर दें। क्योंकि जब बच्चा दूध पी रहा है, दूध इज ऑल्सो द सोर्स ऑफ द कैविटी। क्योंकि अगर हम दूध के दांतों को सेव करेंगे तो फिर परमानेंट टीथ ज्यादा बेहतर जगह पे आएंगे। सो द ब्रशिंग हैज टू स्टार्ट फ्रॉम द डे 6 मंथ्स पे, जैसे ही बच्चे के दांत निकल आते हैं, एंड देन इट गोज ऑन एंड ऑन टिल द लाइफ। यानी आप ये क्या आपके कहने का मतलब ये कि जो टूथब्रश होगा उसमें भी फिर हम डिस्टिंग्विश करेंगे, जो हार्ड टूथब्रश होते हैं सॉफ्ट होते हैं उसमें भी फिर हम डिस्टिंग्विश करेंगे या वो सेम? अच्छा, टूथब्रश तो बच्चों का बिल्कुल डिफरेंट होता है, सॉफ्ट होता है, और उनकी कैटेगरी बहुत डिफरेंट होती है कि उनके दांत बहुत कमजोर से होते हैं और उनके गम्स बहुत कमजोर से होते हैं। इवन फॉर एल्डर, हर डेंटिस्ट रिकमेंड सिर्फ और सिर्फ सॉफ्ट टूथब्रश करता है। ये मीडियम और हार्ड इज वेरी वेरी हार्श फॉर द जिंजवा, जितने मसूड़े हैं उनको खराब कर देता है। फॉर मार्केटिंग इट इज समथिंग एल्स, लेकिन सॉफ्ट इज द राइट वन। और अगर टूथपेस्ट की बात करें तो उसमें भी डिफरेंट कैटेगरी है बच्चों के लिए और जी, डेफिनेटली डेफिनेटली, आप जब मार्केट जाते होंगे, आप देखते होंगे कि बच्चों की एक अलग टूथपेस्ट पड़ी होती है जो फ्लेवर्ड होती है। उसका सिर्फ मकसद फ्लेवर नहीं होता कि बच्चे को मजा आए करने का, उसके अंदर फ्लोराइड कंटेंट होता है। फ्लोराइड वो चीज़ है जो कि हमारे दांतों के ऊपर वो भी करती है, येलो डॉट्स भी बना देती है। बड़ों की टूथपेस्ट में हमारी एज के हिसाब से फ्लोराइड होता है और बच्चों की टूथपेस्ट में वो थोड़ा होता है। तो अगर कोई बच्चा बड़ों वाली टूथपेस्ट स्टार्ट करेगा तो उसको तो वो फ्लोराइड ज़्यादा हो जाएगा, वो इंजेस्ट भी ज़्यादा कर रहा है, सो उसकी अपनी एक टॉक्सिसिटी स्टार्ट हो जाती है। इसीलिए बच्चों के लिए बच्चों की टूथपेस्ट ही रिकमेंड करते हैं। हाँ, तो ये आज क्लियर हो गया कि जो बच्चों के टूथपेस्ट और टूथब्रश वो बड़ों से अलग जी जी, अलग है, जी जी बिल्कुल। मतलब अलग ही है उनकी कैटेगरी। अच्छा, अगर हम बात करें एक टर्म यूज़ होती है अप्लायंसेस और एक टर्म इसके साथ ही एस्थेटिक्स और अलाइनर, जी जी। ये तीनों चीज़ें क्या हैं? ये इसके बारे में बता दें प्लीज़।
अच्छा, अप्लायंसेस तो मैं आपको अगर खुले टर्म से बताऊँ तो अप्लायंसेस होती हैं हमारे मुँह के अंदर जो भी हम चीज़ें लगा रहे हैं। ऑर्थोडोंटिक्स के अंदर 2 तरह की बेसिकली अप्लायंसेस आती हैं। एक अप्लायंस होती है जो कि जबड़ों को उनकी पोज़ीशन चेंज करने के यूज़ होती है। अगर हमारे पास बच्चा जिसका लोअर जॉ छोटा बहुत है या अपर जॉ बाहर बहुत है, वो आज एक अच्छी एज का मतलब है कि अभी वो ग्रोइंग एज में है, 10-11 साल का है, 9-10 साल का है, तो हम उसको एक अप्लायंस देते हैं। वो बच्चा पूरे 9 मंथ्स, 10 मंथ्स पहनता है और उससे उसकी प्रोफाइल चेंज होती है। यानी हम तब उसके जॉ को खींच के बड़ा कर सकते हैं। ये तो हो गई एक अप्लायंस जो कि हम फंक्शनल अप्लायंस जिसे कहते हैं। दूसरी आ जाती है ब्रेसेस। ब्रेसेस में फिर हमारे पास 2-3 तरह की टाइप्स आती हैं। ब्रेसेस का मतलब है कि दाँत निकाले या निकाले बगैर आपने दाँतों को सीधा करना। उसमें आप हड्डी चेंज नहीं कर सकते। दैट ओनली एंड ओनली टारगेट्स द टीथ। ब्रेसेस में फिर आपने देखे हैं आपके पास सिंपल सिल्वर कलर के ब्रेसेस बहुत आते हैं। अब एस्थेटिक ब्रेसेस आ गए हैं जिसमें टूथ कलर्ड ब्रेसेस हो गए हैं। यूनिवर्सिटी गोइंग बच्चों के लिए या जो लोग एस्थेटिक हैं या जो अब बड़े होके लगवाना चाह रहे हैं। देन आती है हमारे पास अलाइनर्स। अलाइनर्स होते हैं सिंपल एक ट्रे बनी होती है जो कि आपने पहनना और उतारना होता है। अलाइनर्स का फ़ायदा ये होता है कि ज़ाहिर है एस्थेटिक है, दिखता नहीं है, बट उसका नुकसान एक ये है कि हर केस के लिए वो एप्लीकेबल भी नहीं है। हर केस में हम उसे लगा भी नहीं सकते। सो ये डिफरेंट कैटेगरीज़ आ जाती हैं। हम जब पेशेंट आता है उसको चेक करते हैं, हम देखते हैं कि इसके लिए फंक्शनल अप्लायंस लगेगी, अगर नहीं तो वो ब्रेसेस की कौन-सी कैटेगरी उसको लगेगी एंड देन वी रिकमेंड इट। सही। आपको ये तो अंदाज़ा हो ही गया होगा कि आजकल जो आपके पास केसेस आ रहे हैं बच्चों के, वो ज़्यादातर आपने अंदाज़ा लगाया होगा कि वो चॉकलेट्स और जंक फूड और कैंडीज़ जी, और जी, 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 जी। अ, उस हवाले से प्लीज़ बता डेफ़िनिटली। दें कि जो कैविटीज़ है उसको कैसे हम लोग प्रिवेंट कर सकते हैं बच्चों में? अच्छा, एक कॉन्सेप्ट शायद मैं आपको इधर क्लियर करना चाहूँ कि कैविटीज़ इरिवर्सिबल नहीं होती हैं, ठीक है? सो वन्स इट इज़ स्टार्टेड, इट हैज़ टू बी ट्रीटेड। सो आप वाला वर्ड जो आपने यूज़ किया बहुत अच्छा वर्ड था प्रिवेंशन। तो उससे बचने के लिए सिर्फ़ और सिर्फ़ हल क्या है? प्रिवेंट करें कि वो स्टार्ट ही ना हो। उसमें 2-3 चीज़ें होती हैं, एक तो ये है कि दूध बहुत बड़ी रीज़न होती है बच्चों में कैविटीज़ लगने की। तो बच्चा अगर मदर फीड पे है या बॉटल ले रहा है, जो भी ले रहा है, उसके बाद पानी का सादा फीडर साथ रख लें। उसके बाद ताकि वो बच्चा दाँत उसके ऊपर से दूध खत्म हो जाए या अगर वो बच्चा बड़ा हो गया है 2-3 3-4 साल का टोडलर है, आप उसे जाके उसके बाद ब्रश करवा दें। तो एक पॉइंट तो ये हो गया कि आपने बच्चे को दूध के बाद सीधा सुलाना नहीं है। बहुत सारे आपने देखे हैं बच्चे आते हैं जिनके सारे दाँत काले होते हैं, आगे के स्पेशली। उसका टर्म ही स्पेशल ये है बेबी बॉटल केरीज़, जिसका मतलब है कि वो बच्चा रात में सोते हुए दूध पीता था बॉटल में, वो दूध पूरी रात लगा रहा और वो करते-करते कैविटी इतनी हो गई कि उसके दाँत पूरे के पूरे खत्म हो गए, भुर गए जिसे ये लोग एक लेमैन लैंग्वेज में कहते हैं, भुर गए। दूसरी चीज़ आ गई कैंडीज़। कैंडीज़ में फिर हमारे पास कैटेगरीज़ आ जाती है, कैंडी है, जेली है, टॉफ़ी है, एनीथिंग जो कि आपके दाँतों में स्टिक कर जाती है और उसके बाद आप ब्रश ना करें। तो वो बाद में कैविटी करेगी क्योंकि जितने भी हम ये चीज़ें ले रहे हैं ना कैंडीज़ हो गई, मिल्क हो गया, ये बेसिकली बैक्टीरिया का फूड है। तो जितनी देर वो मुँह में रहेगा बैक्टीरिया उस पे पलता रहेगा। वो पलता रहेगा तो वो खराब होगा। तो उसका जो है ना एक हल तो मैंने आपको बता दिया दूध के बाद कुल्ली करनी है, ब्रश करना है, जो भी करना है। दूसरा ये है कि मैं अपने पेशेंट्स को बहुत कहती हूँ क्योंकि ज़ाहिर है आजकल के बच्चे आप कंट्रोल नहीं कर सकते, इतनी कैंडीज़, इतनी ज़्यादा एक्सेस टू एवरीथिंग है। तो मैंने कहती हूँ अगर आपके बच्चे ने 10 कैंडीज़ भी खानी है ना या 20 भी खानी है, नो वरीज़। दिन में 1 बार खिलाएँ, उसके बाद ब्रश करवा दें। रेदर देन कि आप उसको एक बार आधे घंटे के बाद दोबारा, फिर आधे घंटे के बाद दोबारा, इससे फ्रीक्वेंसी से आप सिर्फ़ उस बैक्टीरिया को फूड कंटीन्यूअस प्रोवाइड कर रहे हैं। सो दैट इज़ द वर्स्ट थिंग दैट यू कैन डू। सो फ्रीक्वेंसी कंट्रोल कर लें, बेशक क्वांटिटी आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे तो। सो दैट विल बी अ वेरी बिग हेल्प फॉर देम। ये तो आपने बड़ी मुफीद जो है मशवरा दिया कि दिन में 10 मरतबा खिला दें। जी, जी। नहीं 10 मर्तबा नहीं 10 दफ़ा 10 चीज़ें खिलाएँ, 1 दफ़ा सिर्फ़। एक दफ़ा। ठीक। जी, जी, जी। यानी 10 दफ़ा नहीं, सिर्फ़ 1 दफ़ा। हाँ, 1 दफ़ा जितनी मर्ज़ी खाएँ, उसके बाद जाएँ और ब्रश करें बस। ठीक हो गया। और अगर बात करें, अब मैं खिला तो दूँगा, बीइंग अ बिग ब्रदर, मेरा छोटा भाई, मैं खिला तो दूँगा, लेकिन ये है कि दाँत खराब तो नहीं होंगे ना?
इफ यू ब्रश इमीडिएटली आफ्टर दैट फिर नहीं होगा, फिर नहीं फिर तो कंफर्म है, बिकॉज आपने खत्म कर दिया सोर्स ऑफ फूड, खत्म कर दिया फॉर बैक्टीरिया। राइट राइट। चलिए ये तो क्लियर हो गया कि दांत फ़ौरन साफ़ करवाने। अब जिससे एक बात और जहन में आती है कि फ़र्स्ट विज़िट, अब बच्चों को कब पहली मर्तबा एक डेंटिस्ट के पास लेकर जाना चाहिए? अच्छा, इंटरनेशनली तो वैसे देश है कि जैसे ही दांत मुंह में आते हैं ले जाएं, जैसे मैंने आपसे कहा कि जैसे ही ब्रशिंग होती है, ब्रशिंग स्टार्ट करनी है, जैसे ही बच्चा उसके टीथ पहले आते हैं, इसी तरह से इंटरनेशनली देश है कि जैसे ही दांत आते हैं ले जाएं। अगर नहीं, क्योंकि दिस इज नॉट अ वेरी कॉमन ट्रेंड इन अस, हम लोगों में ये ट्रेंड है कि जब तक दर्द नहीं होगी तब तक नहीं जाना, जो कि एक बहुत बड़ा बच्चे के लिए एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। तो बच्चे के जब दूध के दांत आ जाते हैं, कीप अ लुक एट इट, देखते रहें कि इसमें कोई ब्लैक तो नहीं हो रहा, कीड़ा तो नहीं लग रहा। जैसे ही आपको लगे कि अच्छा हाँ कुछ मसला हो, डेंटिस्ट के पास ले आए, या अगर हो सके तो उसको 2 साल 2.5 साल में एक दफा वैसे ही विजिट करवा दें, ताकि वो थोड़ा सा फेमिलियर हो जाए डेंटिस्ट्री वाली चेयर से, डॉक्टर कोट से, डरे मत। तो एज सुन एज पॉसिबल वाली चीज होती है। हुँ। आपने ऊपर एक टर्म यूज़ की कि बच्चों को वो फ़ीडर जो होता है वो ऐसी कुछ हैं बच्चों को सक करने के लिए, ख़ामोश कराने के लिए। तो होता क्या है, हम लोगों ने लास्ट जो एपिसोड किया था, डॉक्टर सलमान हमारे यहाँ के ऑर्थोडोंटिस्ट हैं। उनके उनसे हमें ये जानने को मिला था कि थंब सकिंग और इस तरह की कुछ हैबिट्स हैं, इवन कि वो 6 ईयर से हो जाते जी हैं जी, बच्चे, वो स्टिल वो चीज़, वो चूसनी वगैरह जो होता है, स्टिल डेफिनेटली। वो चीज़ स्टिल वो कैरी ऑन रखते हैं पेरेंट्स, और वो कहते हैं कि ये खामोश रहता है बच्चा, तो वो खुद भी देते हैं। हैबिट डेवलपमेंट की बात जी जी करें, जी जी। हाँ, और इसमें अगर हम हैबिट डेवलपमेंट की बात करें तो प्लीज़ वो बता दें कि पेरेंट्स को कब कौन सी चीज़ छुड़वानी है और कब कौन सी चीज़ जो है वो बच्चों को देनी है। अम, वैसे तो जितनी भी आपकी ये एक्स्ट्रा हैबिट्स होती है, जिसमें पैसिफायर आ जाता है, जिसमें एक्स्ट्रा फीडर आ जाता है, 2 2.5 साल के बाद फीडर रिकमेंड नहीं किया जाता, और उसके बाद थंब सकिंग आ जाती है। वैसे तो एज सुन एज पॉसिबल उसको खत्म करते हैं, लेकिन उसकी एक कट ऑफ लिमिट होती है, जिसमें होता है कि 6 साल के बच्चे से पहले, जब तक वो 6 साल का हुआ उससे पहले उसको छुड़वाते हैं, तो उतना मसला नहीं पड़ेगा, क्योंकि 6 साल के बाद उसके परमानेंट टूथ आने हैं। 6 साल के बाद उसकी जॉ की शेप चेंज होनी है। अगर वो तब भी सकिंग करता रहेगा, थंब अपने मुंह में रखेगा, तो उसके पूरे के पूरे मुंह की साइज और उसकी शेप चेंज हो जाएगी, जिसकी इवेंचुअली बाद आपको एक लंबा प्रोसीजर ऑफ ऑर्थो से गुजरना ही पड़ता है फिर। तो इसका मतलब ये है कि आपको 2.5 साल के बाद इसको कैरी ऑन नहीं रखना है, इसको छुड़वा देना बच्चों को। वैसे तो खैर आइडियली ये चीजें करवानी ही नहीं चाहिए। पेसिफायर इज डेफिनेटली, जान छूट जाती है माँ बाप की, मैं ये नहीं कह रही, मैं खुद एक मदर हूँ, आई नो दैट। बट ये है कि ये चीज लॉन्ग टर्म बहुत तंग करती है, क्योंकि बच्चा आदत लेता अपनी हमारी वजह से है, लेकिन छोड़ता अपनी मर्जी से है फिर ऐसा वो ही फिर है। छोड़े ना छोड़े। तो उसमें ये है कि ना ही करवाए तो अच्छा है, वरना 6 ईयर से पहले एट एनी कॉस्ट आपने उसकी हर तरह की हैबिट जो मुंह में एक्स्ट्रा जा रही है वो आपने छुड़वानी है। ठीक हो गया। अच्छा, इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन है कि अब पेरेंट्स बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करते हैं। अब वो मुख्तलिफ तरह के टोटके यूट्यूब पे देख लेते हैं, होम बेस्ड रेमेडी करते हैं पेन जी को जी जी। कंट्रोल करने के लिए। अक्सर ये भी देखा गया है कि वो पेन किलर तक पेरेंट्स जो होते हैं वो बच्चों को खुद दे रहे होते हैं। तो उसके बारे में बता दें कि किस हद तक खतरनाक साबित हो सकते हैं होम बेस्ड ट्रीटमेंट, इसके बारे में बता दें प्लीज़। जी जी, टोटके कुछ तो बहुत अच्छे हैं, नो डाउट। हमारी नानी दादियों ने इजाद किए हैं, उसमें से जैसे आपको पता है लौंग वाला टोटका है, देन फटकरी का टोटका है। बट जितने भी टोटके होते हैं ना, वो सिर्फ और सिर्फ सिम्टम्स को सप्रेस करते हैं, सिम्टम्स को, दर्द को खत्म करते हैं, वो ट्रीटमेंट नहीं करेंगे। तो हम क्या करते हैं, हमने टोटका यूज किया, हमारा मसला थोड़ी देर के लिए हल हो गया, हम उस टोटके पे कहते हैं वाह जी मसला ठीक हो गया। बट अंदर ही अंदर वो चीज खराब हो रही होती है, क्योंकि हमने उसकी कॉज को ट्रीट नहीं किया। फिर वो मसला तब बाहर आता है जब आपका दांत इस चीज से बिल्कुल आउट हो चुका था कि हम उसे बचा सके। सो टोटके एक हद तक लाइक अ पेन किलर, यस, बट अनलेस यू ट्रीट द कॉज, जब तक आप उस मसले का हल नहीं निकालेंगे ना, वो आपका मसला ठीक नहीं होगा। तो समटाइम्स मैं तो पेशेंट्स को कहती हूँ कि समटाइम पेन इज अ ब्लेसिंग, बिकॉज इट टेल्स यू कि भाई कुछ मसला चल रहा है जिसको आपने ठीक करवाना है। इसी में अगर मैं बात करूं, गली मोहल्ले में आजकल जो आपके क्लिनिक में ही प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, आपके साथ खड़े जी होते हैं, जी असिस्ट जी कर जी रहे जी। होते हैं, उनके बारे में बता दें कि कमोबेश वो भी तो वही दवाइयाँ दे रहे हैं जो आप दे रही हैं।
जी, 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 जी। अच्छा, क्वैक्स हम जिन्हें कहते हैं बहुत ज़्यादा कॉमन हो चुके हैं क्योंकि असिस्टेंट्स जो हमसे ही सीख रहे होते हैं, वो जाके कर रहे होते हैं। शॉर्ट टर्म में हर चीज़ बड़ी अच्छी होती है, वो सस्ता भी कर देंगे, वो फ़ौरन भी कर देंगे क्योंकि वो भी टोटके यूज़ कर रहे होते हैं कि सिम्पटम खत्म हो गया, पेशेंट खुश हो गया, उसने पैसे दे दिए, चलो भई, गुड बाय। लेकिन लॉन्ग टर्म में आपने देखना था कि अगर उस ट्रीटमेंट के साल 2 साल के बाद वो चीज़ ज़्यादा ख़राब होके बाहर आ गई क्योंकि उनकी नॉलेज उतनी ही है सिर्फ़, जो सिम्प्टोमेटिक कंट्रोल है। उनकी नॉलेज उससे ज़्यादा हो नहीं सकती और हमारे पास तो टू बी ऑनेस्ट इतने पेशेंट ख़राब होके आते हैं, जो कि क्वैक्स के पास जाते हैं, वो एक्चुअली ट्रीटेड देम फॉर अ वेरी गुड प्राइस एंड देन नाउ उनके दाँत 3-3 4-4 निकालने पड़ते हैं और खुदा ना ख़ास्ता उनमें इन्फेक्शन भी हुआ होता है और भी बहुत सारे मसले हो जाते हैं। सो यही रिक्वेस्ट होती है पेशेंट से कि काइंडली एक तो डेंटिस्ट देख के जाएँ, उसकी डिग्री देख लें। थोड़ा-सा अवेयरनेस हमें ना अपने लोगों में करने की ज़रूरत है कि डिग्री ज़रूर देखें कि डेंटिस्ट या कोई डॉक्टर एमबीबीएस भी जो है वो ओरिजिनल भी है या नहीं? क्योंकि वो लॉन्ग टर्म आपको बहुत मसला कर देगा फिर। सो अब हम चलते हैं क्लोजिंग की तरफ। हमारा सबसे इंटरेस्टिंग सेगमेंट है क्लोजिंग आवर्स में हम बोनस टिप लेते हैं। क्योंकि आज आप बच्चों की दांतों की सेहत के बारे में बात करें तो स्पेशल आप क्या मैसेज कन्वे करना चाहती हैं पेरेंट्स के लिए? अच्छा अ, जैसे मैंने उस टाइम आपसे बात की कि बच्चों को डेंटिस्ट से या डॉक्टर से डराएँ मत। ये उनके लिए एक नॉर्म बनाएँ। उनको जब उनको दर्द नहीं है या इन्फेक्शन मुँह सूजा नहीं हो, उससे पहले ही डेंटिस्ट के पास लेके आएँ ताकि वो हमसे डरे मत। बहुत ज़्यादा पेरेंट्स ये करते हैं कि खा लो या ये कर लो वरना डॉक्टर इंजेक्शन लगा देगा। इवेंचुअली होता ये है कि वो पेशेंट इतना डर चुका होता है, दिमाग में उसके बैठ चुका होता है कि जब उसको दर्द हो भी रही होती है और वो कुछ मसला शुरू हुआ भी होता है तो वो आता नहीं है। वो अवॉइड करता रहता है क्योंकि उसके दिल में इतना डर बैठ गया होता है। सो एक तो ये कि उसको पेशेंट को लेके आएँ जब वो दर्द में ना हो ताकि वो एक जिसे आप कहते हैं ना कि यूज्ड टू ऑफ द एनवायरनमेंट तो उसे डराएँ मत प्लीज़। हम लोग इतने मॉन्स्टर्स नहीं हैं। सही। और इसके अलावा आप क्या देख रही हैं आजकल? अगर मैं आपसे सम अप करूँ इस पूरे एपिसोड में कि आप क्या देख रही हैं कि जो डेंटल इश्यूज़ हैं वो वक़्त के साथ-साथ बढ़ रहे हैं या उनमें कमी आ रही है? जी, जी, डेंटल इश्यूज़ बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। जो आप ऑर्थोडोंटिक्स की जो हमारी फ़ील्ड है जिसमें हम दाँत सीधे करते हैं, अगर मैं आपको बताऊँ जो जनरेशन टू जनरेशन अभी सिर्फ़ बढ़ रहा है। हमारे बड़ों में कभी ब्रेसेस लगे भी नहीं थे इतने, उनके दाँत फिर भी कंपैरेटिवली सीधे थे। फिर हम लोग की जनरेशन है जिसमें थोड़े बहुत हो गए हैं। अब जो जनरेशन आ रही है ना उन सब के दाँत खराब है। दिस इज़ एवोल्यूशन क्योंकि हमारी डाइट चेंज हो गई है। नाउ वी आर ओनली ऑन द बर्गर्स एंड फ्राइज़, नगेट्स बस। तो उसकी वजह से बहुत ज़्यादा अब तो एवरी सेकंड किड नीड्स ब्रेसेस चाहिए जिसको मतलब आप कहते हैं ना कि ये नहीं कि फॉर एस्थेटिक पर्पस फॉर फंक्शनल पर्पस उसको चाहिए इतना बुरा हाल हो चुका हुआ है। अ, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक़्त का डॉक्टर अनम रज़ा। थैंक यू। सो नाइस ऑफ यू। बहुत शुक्रिया आपके वक़्त का। जी नाज़रीन, ये थी हमारे साथ डॉक्टर अनम रज़ा। उम्मीद करते हैं इनके दिए हुए मशवरे आपके लिए मुफ़ीद साबित होंगे। नेक्स्ट एपिसोड के साथ फिर हाज़िर होंगे, तब तक दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा। स्टे हेल्दी, स्टे सेफ, स्टे कनेक्टेड विद हेल्थ कास्ट। अल्लाह हाफ़िज़।